गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आपने जो सोचा है वो सपने आपके पूरे हों, और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक विद्यार्थी होने के नाते हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ज़रूरत है वो है हमारा अध्ययन। और उसी अध्ययन को आपके तराशने के लिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद है आप अपना अध्ययन निरंतर रखेंगे। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि अर्थव्यवस्था के विद्यार्थी होने के नाते आपको पता है कि उत्पादन का जो प्रमुख साधन होता है वो श्रम या हम कह सकते हैं लेबर है। और श्रम किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है कि जनसंख्या का आकार क्या है। जनसंख्या का आकार छोटा है, श्रम कम होगा। जनसंख्या का आकार बड़ा है, श्रम तुलनात्मक रूप से ज़्यादा उपलब्ध होगा। यानी कहीं ना कहीं उत्पादन के प्रमुख साधन श्रम का अध्ययन करने के लिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें जनसंख्या के आकार का मालूम हो। तो जनसंख्या कितनी हो, ना ही तो जनसंख्या इतनी हो कि वो रिसोर्सेज का यूज ही ना कर पाए, और ना ही जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो रिसोर्सों के ऊपर एक वज़न बनना स्टार्ट हो जाए, यानी जिसको अंडर पॉपुलेशन या ओवर पॉपुलेशन के नाम से हम जानते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करें। आज के लेक्चर में हम प्रमुख जो जनसंख्या के सिद्धांत दिए गए, थ्योरीज जो दी गई, उनका शॉर्ट में, तथा माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के ट्यूटोरियल की, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। हम जनसंख्या के सिद्धांत का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि आपको बताया गया कि लेबर प्रमुख फैक्टर है, वो डिपेंड किस पे करता है? पॉपुलेशन के साइज पर। वी कैन सी ए रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैनी कंट्रीज हैव ए लार्ज रिसोर्सेज बट द पीपल टू यूज दस रिसोर्सेज आर नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन एंड वाइस वर्सा। यानी क्या कहना चाहता है कि हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और जो पॉपुलेशन है वो कैसे होने चाहिए? तुलनात्मक रूप से दोनों समान होने चाहिए। जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है वो है या नहीं है। सो द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज ए boon or a ban for economy is a big question for early ages. Problem of population has gained attention of various economists from ages. They are to know study the effect of population on a country and its economy. यानी ये क्यों आवश्यक हो जाता है? ये इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है। अगर वो रिसोर्सेज के अनुसार पॉपुलेशन कम है तो उन संसाधनों का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? अंडर पॉपुलेशन या जना अभाव कहा जाएगा। और हमारे रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ रही है तो इसको क्या कहा जाएगा? जन आधिक्य या ओवर पॉपुलेशन बोला जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है एक इकोनॉमिस्ट के लिए कि वो ये अध्ययन करके बताए कि एक जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या ऐसी है जो एक देश के लिए सही है। उसके लिए अलग अलग जनसंख्या सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांतों की, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। वैसे तो जनसंख्या के अगर हम अध्ययन करने लगें तो 5 से 6 सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपके लिए जो अपना स्थान रखते हैं वो हैं आपके 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला आपका है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरा आपका है जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत। माल्थुजियन थ्योरी जो इकोनॉमी की है उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत या ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है उसको देखेंगे। हालांकि इसके अलावा भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये भी सिद्धांत दिया गया था। फिर नैसर्गिक वृद्धि दर का सिद्धांत भी था। बहुत से सिद्धांत है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 ही सिद्धांत आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनसंख्या के माल्थुजियन सिद्धांत की, ओवरव्यू ऑफ माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस जो थे वो इंग्लैंड के एक धार्मिक पादरी थे। मूल रूप से अर्थशास्त्री नाम के एक धार्मिक पादरी थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1796 के अंदर, 1796 के अंदर उन्होंने पब्लिश करवाई थी। काफ़ी फेमस बुक थी। माल्थस पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने
जनसंख्या के ऊपर एक कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या को अहितकारी माना था। इससे पहले जनसंख्या वृद्धि को क्या माना जाता था? हितकारी माना जाता था कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमारे पास लेबर ज़्यादा होगी, सेनाएं ज़्यादा होंगी। इन्होंने बताया कि नहीं, जनसंख्या लगातार अगर बढ़ती रहेगी तो वो एक देश के लिए क्या हो सकता है? संकट पैदा कर सकता है। यानी इन्होंने आशावादी दृष्टिकोण की जगह एक निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। Though the problem of increase in population was set in the interest for many economists, but Thomas Robert Malthus was the first economist who gave a definite theory of population. हालांकि इस पे बात होती रही थी, सभी इकोनॉमिस्ट पे चिंता करते थे, लेकिन जो डेफिनेट थ्योरी के रूप में उन्होंने सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने प्रस्तुत किया था। Thus the Malthusian theory has a very important place amongst the theories of population. हालांकि इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जनसंख्या के सिद्धांत को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माल्थस gave his theory by comparing the increasing population and the food grains. यानी माल्थस जो थे, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, वो थ्योरी दी थी, उन्होंने किससे कंपेयर किया था? एक तो इन्होंने जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको, और उसको किसके साथ कंपेयर किया? जो हमारे खाद्यान्न है उसके साथ। ही सेड द पॉपुलेशन टेंड्स ग्रो मच फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई, सो आफ्टर ए लिमिट देयर विल बी नो फूड ग्रेन्स लेफ्ट फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन के अंदर हम जो प्रवृत्ति देखते हैं, किसकी? ग्रोथ की या ग्रो की, वो खाद्यान्न में जो वृद्धि हो रही है उसकी तुलना में, जो फूड की सप्लाई है उसकी तुलना में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती है। इन्होंने कंपैरिजन किसका किया? पॉपुलेशन का और फूड का। और क्या बताया कि फूड ग्रेन्स की तुलना में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ गति से ग्रो करती है। तो कुछ टाइम के बाद में जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उसके लिए खाना उपलब्ध नहीं रहेगा। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा आपको इसका सिद्धांत को बताया गया है। यानी जनसंख्या की समस्या को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम माल्थस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसका अध्ययन किया, और जो वहाँ पर उत्पन्न भूखमरी और बेकारी थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की। और उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है वो आपकी क्या होगी? कंपेरिजनली ज्यामितिक गति से बढ़ती है। यानी जनसंख्या जो है वो कैसे बढ़ेगी? ज्योमेट्रिक फॉर्म में बढ़ेगी। 1 2 2 से डबल 4, 4 से डबल 8, 8 से डबल 16। तो यानी जनसंख्या जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है? ज्यामितिक गति से बढ़ती है। जबकि जो फूड ग्रेन्स हैं या जो जीवन निर्वाह के साधन हैं या जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं, अंगणितीय गति से बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। तो इधर तो देखो 1 से 2 हुई, 2 से 4 हो गई, जबकि ये 1 से 2 और 2 से कितनी हुई है? 3। ये 3 से 4 हुई है खाली फूड ग्रेन्स, जबकि वो 4 से 8। जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं वो 4 से 5 हो रहे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या 8 से कितनी होगी? 16। यानी इधर तो 5 हुए हैं, उधर 16। तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में इन दोनों में क्या होगा? संतुलन नहीं रहेगा। यानी ये तो कैसे बढ़ रही है आपकी? ज्यामितिक ज्योमेट्रिक से, जबकि ये कैसे बढ़ रही है? अर्थमेटिक। और ये जो असंतुलन है ये क्या होगा? जनसंख्या में प्रस्तुत में देखने को मिलेगा। यानी कुछ टाइम के बाद में जनसंख्या और संसाधनों में क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा। आगे इन्होंने बताया कि जो ये असंतुलन पैदा हुआ है किसके कारण? इन दोनों में वृद्धि दर के डिफरेंस के कारण। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो इस असंतुलन को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने उपाय बताए। इन्होंने उपाय क्या बताए? चूंकि एक धार्मिक व्यक्ति थे, ये पादरी थे, तो इन्होंने बताया कि जो निवारक प्रतिबंध है और नैसर्गिक प्रतिबंध दो तरीके से काम करते हैं। हालांकि इन्होंने ज़्यादा किस पे फोकस किया था? नैसर्गिक या जो नेचुरल प्रतिबंध होते हैं उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया। इन्होंने बताया कि कुछ टाइम के बाद में जब जनसंख्या में असंतुलन पैदा होता है तो अकाल, भूखमरी, महामारी, युद्ध, ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसके कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग समाप्त हो जाता है और वापस जनसंख्या और खाद्यान्न में संतुलन हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद में पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, फिर असंतुलन होगा, फिर नैसर्गिक जो प्रतिबंध है ये लागू होंगे और वापस संतुलन हो जाएगा। हालांकि जो नव माल्थसवादी थे उन्होंने निवारक प्रतिबंधों पे भी जोर दिया था और हेल्थ सेक्टर पे जो इन्होंने जो निवारक प्रतिबंध बताए थे माल्थस ने, वो सिर्फ इन्होंने ये बताया कि जो संयमित जीवन या विवाह ना करना या विवाह देरी से करना, इन्होंने मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे माल्थस के सिद्धांत को समझने के लिए। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।
माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का नियम क्या कहता है? इन ए गिवन स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉपुलेशन टेंड्स टू आउटरन सब्सटेंस, यानी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो फूड ग्रेन्स की तुलना में ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती है। यानी अगर फूड ग्रेन 100 हुए हैं तो आपकी पॉपुलेशन तब तक 200 हो चुकी होगी, और कुछ टाइम के बाद में ये इसको असंतुलन को जन्म देगी, यानी कुछ टाइम के बाद में हमें असंतुलन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के नियम की व्याख्या की। एक्सप्लेनेशन ऑफ माल्थुसियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन, या हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहली बात आपके समझ में क्या आई? इन्होंने रिलेशन किसके बीच में देखा था? फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन फूड ग्रेन्स एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज विथ हाई रेट इन कंपेरिजन टू फूड ग्रेन्स, फर्स्ट कंडीशन इनकी। और इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या मेथड काम में लिया? टू एक्सप्लेन दिस टेंडेंसी माल्थस यूज्ड ए मैथमेटिकल अप्रोच। He explained that the population increase in geometric progression like 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and food grains increase in arithmetic progression 1, 2, 3, 4, 5। तो एक तरह से इन्होंने ये क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया कि पॉपुलेशन तो कैसे बढ़ेगी आपकी ज्यामितिक, जबकि आपकी जो फूड ग्रेन्स हैं वो अर्थमेटिक या अंगणितीय बढ़ते हैं, और कुछ टाइम के बाद में इनमें क्या हो जाता है? असंतुलन हो जाता है। यानी अगर कोई भी बाधा ना हो तो लगभग 25 वर्षों के अंदर जनसंख्या जो होती है वो अपने को दुगनी करने की प्रवृत्ति रखती है। ये इन्होंने पहली बात अपने सिद्धांत की बताई। फिर इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो 25 साल में क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, खुद को पॉपुलेशन क्या कर लेगी? डबल कर लेगी। और इन्होंने साथ में बताया कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो एग्रीकल्चर पे अप्लाई होता है। इन्होंने अपना सिद्धांत किस पे फोकस किया था? फूड ग्रेन्स और पॉपुलेशन। तो इन्होंने बताया कि जनसंख्या तो क्या होती है? ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती रहती है, जबकि जो आपके फूड ग्रेन्स हैं या जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो उस रेट से नहीं बढ़ पाते। और ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि जो आपकी एग्रीकल्चर है उस पर सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यानी एक लिमिट के बाद में उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता या घटती दर से वो बढ़ता है। तो ये थे इसके सिद्धांत की प्रमुख बातें जो हमें ध्यान रखने हैं। यानी क्या विशेषताएं हुई इसकी? एक तो जनसंख्या और खाद्यान्न में संबंध बताया, दूसरा इन्होंने बताया कुछ सालों के बाद में या 25 वर्ष के बाद में इन दोनों में क्या होगा? असंतुलन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अर्थमेटिक बढ़ती है जबकि आपकी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक बढ़ती है। और खाद्यान्न क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। कुछ टाइम के बाद में इनमें असंतुलन होता है, यानी जन अधिक्य होता है, फिर नैसर्गिक प्रतिबंध लागू होते हैं जिससे जनसंख्या का विनाश होता है और जनसंख्या वापस संतुलन हो जाती है, और ये एक चक्कर चलता रहता है। और इसी को कहा जाता है माल्थुसियन चक्र। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा हम इसको देखते हैं। नीचे आपको बताया गया कि फूड ग्रेन्स में जो प्रोग्रेस हो रही है वो कैसे हो रही है? अर्थमेटिक। यानी जो फूड ग्रेन्स आपके बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से। जबकि पॉपुलेशन देखिए आप कैसे बढ़ रही है? 1, 2, 4, 8, 16, 32। यानी शुरू में जब आपकी पॉपुलेशन 1 है तो आपके फूड ग्रेन्स भी क्या है? 1 है। लेकिन जब पॉपुलेशन 2 हुई तो वो भी 2 है। लेकिन जब पॉपुलेशन सीधी 2 से 4 हो रही है, जबकि आपके फूड ग्रेन्स कितने हो रहे हैं? 3 ही हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके जब फूड ग्रेन्स 4 हुए हैं तो इधर पॉपुलेशन आपकी 8 हो गई। यानी इनमें क्या हो रहा है? असंतुलन स्थापित हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद में एक तरीके से ये जो ग्राफ है आपका किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। यानी कौन सी चीज़ की ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है आपको? पॉपुलेशन की, ना कि प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन बढ़ तो रहे हैं लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं? धीमी गति से बढ़ रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका माल्थुसियन वक्र। माल्थुसियन चक्र। आपको क्या बताया गया कि खाद्यान्न और पॉपुलेशन सेम गति से नहीं बढ़ते, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है? जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और खाद्यान्न उसकी तुलना में कम हो जाएंगे। यानी कौन सी कंडीशन आ गई? और पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन आते ही क्या चीज़ चालू होगी? पॉजिटिव चेक्स, यानी कि जो नैसर्गिक प्रतिबंध हैं आपके, क्या? बाढ़, अकाल, ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? लागू हो जाएंगी। जब ये लागू होंगी तो पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी, लोग मरेंगे इसके अंदर। तो वापस क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो गई, अब खाद्यान्न दोनों का सिचुएशन चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर वापस नैसर्गिक प्रतिबंध काम करेंगे और फिर वापस बैलेंस हो जाएगी। तो एक तरीके से ये जो चक्कर चलता रहता है, इस चक्कर को क्या कहा जाता है? माल्थुसियन साइकिल या माल्थुसियन चक्कर बोला
जाता है, यानी कुछ टाइम के बाद में ये अपने को प्रतिबंध लागू होते हैं, उसको रिपीट करता है, वापस पॉपुलेशन कम होती है, फिर वापस से पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर पॉजिटिव चेक्स काम करते हैं। ये सारा चक्कर कहलाता है माल्थुजियन चक्कर। या एक तरह से ये सर्किल चलता रहेगा जब तक क्या नहीं करेंगे हम, जो प्राकृतिक निवारक उपाय हैं उन पे हम काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की आलोचनाओं की। तो प्रमुख रूप से इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो क्या है कि जो इन्होंने बताया अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक रिलेशन, इसकी हम कहीं पुष्टि नहीं कर पाते। ऐसा बहुत कम देशों के अंदर आपको देखने को मिलता है। एक इन्होंने ये चीज़ फिक्स मानी थी कि जो जनसंख्या होती है उसकी जन्म दर होती है वो स्थिर रहती है। ऐसा नहीं होता। इन्होंने बायोलॉजिकल जो प्रिंसिपल हैं उनकी उपेक्षा की है। बायोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है जो आपकी जन्म दर है उसके ऊपर, प्लस डिपेंड करता है कि आप कौन से लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, आप कौन सी संस्कृति के अंदर रह रहे हैं, कौन सी सभ्यता में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, ना कि फिक्स रहती हैं। जबकि माल्थस ने क्या माना कि जो आपका जनसंख्या जो है वो एक निश्चित प्रजनन दर से चलती रहती है। तो ये इसके दूसरा उपेक्षा थी। तीसरा इन्होंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताना मैं भूल गया, इन्होंने एक बेस माना था अपने सिद्धांत के आधार का कि जीवन स्तर जो होता है और जो पॉपुलेशन होती है उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन से मतलब क्या हुआ, ये इनका कहना था कि जो जनसंख्या है, जैसे जैसे आपका जीवन स्तर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती है, यानी पॉजिटिव रिलेशन इन्होंने माना था। जबकि ये चीज़ उल्टा संबंध होता है एक तरह से इनके में। जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है और जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे? जैसे जैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा या आपकी इनकम बढ़ेगी तो पॉपुलेशन कम होती है, घर में बच्चे कम होंगे, बजाय अनपढ़ के, गरीब के, या फिर जो पुरानी सभ्यता है उनमें हम देखेंगे तो बच्चे तुलनात्मक रूप से हमें ज़्यादा मिलते हैं। जबकि जो सभ्यता विकसित हो चुकी है, जो सभ्यता शिक्षित है या जो तुलनात्मक रूप से आर्थिक सक्षम है, उनमें संतानोत्पत्ति की दर कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन था, जबकि इन्होंने ये माना था कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये माल्थस के सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। कुछ आलोचनाओं के रूप में जो बात की जाती है वो ये होती है कि इन्होंने जनसंख्या का संबंध किससे माना था? केवल उत्पादन से, सिर्फ फूड से जोड़ लिया। इसके अलावा भी जनसंख्या बहुत चीज़ों में हम उसका रिलेशन देख सकते हैं। ये जस्टिफाइड नहीं है कि सिर्फ आप फूड के साथ ही देखा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फूड के साथ उसका रिलेशन बिगड़ गया तो वहाँ पे और पॉपुलेशन है, आप फूड इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है कि आप सिर्फ पॉपुलेशन को फूड के साथ ही देख पा रहे हैं। एक इन्होंने भावी वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए थे उनकी उपेक्षा की थी, साइंटिफिक जो चीज़ें थी उनको इन्होंने इग्नोर किया। अब जैसे इन्होंने बोला कि कुछ टाइम के बाद में फूड में और उसमें रिलेशन हो जाता है, जबकि हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो उस टाइम आपके खाद्यान्न भी अचानक से बढ़े थे। तो बढ़ाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा खाद्यान्नों को भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इनकी बात सही है कि सीमांत उत्पत्ति आज नियम लागू होता है और लिमिट के बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को रोका जा सकता है, जिसके बारे में एक क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए थे। एक इन्होंने निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इन्होंने हर पॉपुलेशन वृद्धि को क्या माना था? निराशा की दृष्टि से देखा था, यानी पेस्टिमिस्टिक अप्रोच इन्होंने दी थी, जो कि नॉट गुड। अगर पॉपुलेशन सक्षम है, कुशल है और अगर संसाधनों का विदोन करने के लिए आवश्यक है तो हर वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि अहितकारी नहीं होती है। एक इन्होंने बताया कि प्राकृतिक प्रकोप काम करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि प्राकृतिक प्रकोप जो है वो आपके केवल वहीं काम करेंगे जहाँ जनसंख्या अधिक है। हम कुछ क्षेत्र ऐसे भी देखते हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है और वहाँ पे भी प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो केवल मात्र इसका ये प्रमाण नहीं है। यानी निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सर्वव्यापकता का अभाव है। हालांकि इस सिद्धांत में कमी है, लेकिन फिर भी ये विकासशील राष्ट्रों पे लागू होता है। अगर हम भारत के संबंध में सिद्धांत की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो खाद्यान्न बढ़ रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से धीमी गति से बढ़ रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती है और ये असंतुलन हमें देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष के रूप में ये सिद्धांत अर्थशास्त्र के जनसंख्या के सिद्धांतों को पढ़ने के लिए एक आधार के रूप में कार्य कर रहा है। इसके बाद जैसे हमने बात की कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये जो सिद्धांत था ये एक अनुकूलतम आकार की बात करता है। ये बताता है कि जनसंख्या का आकार वहाँ पर अनुकूलतम होता है जहाँ पर जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो अधिकतम है। और प्रति व्यक्ति आय अधिकतम कब होगी? जब जो आपका उत्पादन अधिकतम है या आपकी जनसंख्या उतनी है जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो आपकी अनुकूलतम जनसंख्या है। अब इस अनुकूलतम जनसंख्या से अगर आपकी जनसंख्या कम है, यानी आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन उसको यूज़ करने के लेबर या व्यक्ति आपके पास कम है, तो ये क्या कहलाएगा? जन अभाव या अंडर पॉपुलेशन। और एक अनुकूलतम आकार से जनसंख्या आपके पास ज़्यादा हो चुकी है, यानी जितने रिसोर्सेज हैं उसकी तुलना में पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब क्या होगा? आपका प्रति व्यक्ति आय कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? जन आधिक्य या और पॉपुलेशन की कंडीशंस कहलाएंगी।
तो ये था आपका अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, जो कि डाल्टन तथा रॉबिन्सन ने प्रस्तुत किया था। इसको ग्राफ के द्वारा इसके नियम की व्याख्या हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।